मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी हिस्से में स्थित मंडला जिला प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देश के सबसे समृद्ध जिलों में से है। इसके बावजूद यहाँ की लगभग 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की है। 1956 में जहाँ जिले की 74% भूमि पर घने वन थे, वहीं अब मुख्य रूप से बड़े बांधों के निर्माण के कारण और एक सीमा तक वनों की अंधाधुंध कटाई और अतिक्रमण के कारण वनों का रकबा 60% से भी कम रह गया है। ये 2012 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, व्हाइट हंगर फर्स्ट इनिशिएटिव वेल्टुंगा रेलवे की वित्तीय सहायता से, तो उस वक्त हमारे सामने जो प्रश्न थे खाद्य सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। भिन्न भिन्न कारणों से चाहे वो अवेयरनेस की कमी हो या फिर सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन की कमी हो, सर्विसेज डिलीवर नहीं हो रही थी। हम लोगों ने जब बेसलाइन किया था इस अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, तो उसमें ऐसी खामियां उजागर हुई थी कि 90 से 95% बच्चे जो आंगनवाड़ी में रजिस्टर ज़रूर हैं लेकिन फ़ायदा नहीं उठाते। इसी तरह से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना ज़रूर है लेकिन किसी ने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में अप्लाई नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है। तो बात ये थी कि कानून तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो एक कमी थी उसको दूर करने के लिए, इस फ़र्क को कम करने के लिए इस कार्यक्रम के बारे में सोचा गया। हमारा जो मुख्य काम था वो ये था कि ग्राम सभाएं फिर से जागृत हों और अपने अधिकारों के लिए वो खुद से प्रयास करें उनको प्राप्त करने के लिए। और जब ग्राम सभाएं खुद से आगे बढ़ेंगी तो शायद धीमे धीमे उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान जो है वो इस बात पर था कि संगठन जो है गांव के वो मजबूत हो जाए और इसमें एक उत्प्रेरक की भूमिका के लिए किसी एक व्यक्ति को ग्राम मित्र के रूप में हमने ट्रेन करने का सोचा था। जो व्यक्ति जो है गांव में अलग अलग विषयों पर अवेयरनेस बढ़ाएंगे और साथ में उनके काम कुछ इस तरह से होंगे कि वो काम विलेज इंस्टीट्यूशन को या ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। करवाए पूरा हो गया। सारी दिख रहे हैं। फिर क्या होगा उसका? सबसे पहले तो हमारे 1/8/2013 को समिति का गठन हुआ। उसके बाद हम लोग हर महीना बैठक की तारीख निश्चित किए। हर महीना की 15 तारीख को बैठक करना है। आप लोग कैसे तय किए कि सबको देना है? मीटिंग कैसे चर्चा की? संगठन बनाया ना सर, सबसे पहले मीटिंग लिए हम सबसे मीटिंग लिए पूरा गांव जी। तो अप्रोच के दो बड़े महत्वपूर्ण हिस्से थे। एक तो विलेज इंस्टीट्यूशन यानी कि ग्राम सभा और दूसरा ये विलेज वॉलंटियर यानी ग्राम मित्र। जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा इन्हीं दो चीज़ों को लेकर रहा। चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बैठने से लेकर और आंगनवाड़ी में अनाज मिलने तक की समस्या हो या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का क्लेम को लेकर समस्या हो या कुछ भी। ये जो डैम का निर्माण जब से हुआ तब से कुछ लोगों ने पानी के आसपास की जमीन पर अतिक्रमण करके धान बोना शुरू कर दिया था। जब बरखेड़ा ग्राम में इस बात पर चर्चा की गई कि स्टॉप डैम में गेट लगाना है, तो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उन्होंने विरोध किया। तब लोगों ने ग्राम सभा में निर्णय किया कि ये अतिक्रमण ग्राम के हितों के विरुद्ध है, इसलिए इसे हटाना ही पड़ेगा। तो ग्राम सभा के निर्णय के कारण उन लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया। ये इस
ये वाले पेज में जो है ना, ये जो लिंगटन प्लांटेशन हुआ है, इसमें खलोड़ी वाले ये बोल रहे थे कि ये प्लाट, ये बैच हमारा है, पर उसका क्लियर नहीं हो रहा था। क्लियर तब हुआ जब एक विकास समिति से 1444 कंपार्ट नंबर का जो है ना एक वो नक्शा के द्वारा ये पता चला कि ये वाला पेज इंदिरावन का है। तब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब प्लांटेशन करा सकते हैं यहाँ। जो एक अप्रोच रही वो यही रही कि सब चीज़ों को ग्राम सभा में शेयर किया जाए। ग्राम सभा की जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स है उसके, वो उनको स्ट्रेंथन किया जाए। खेती का जो निर्णय करते हैं तो कैसे करते हैं आप लोग? कोई अलग अलग कर लेते हैं या एक साथ बैठ के करते हैं, कैसा करते हैं? ऐसा बैठक वगैरह कुछ नहीं होता था? नहीं होता था। तो समिति बना, इसके बाद जो बदलाव आया, बैठक हर महीना बैठक शुरू हुआ तो फिर सब लोग कुछ संगठित हुए। FES में जो विकास की अवधारणा है उसके अनुसार गांव में विकास के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट होंगे उसका बायोफिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बायोफिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें जंगल, पहाड़, मिट्टी, गांव के नदी नाले, तालाब, तो ये वो चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधन गांव के जो गांव की समृद्धि का कारण बनते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इनके ऊपर ना सिर्फ गांव का प्रबंधन हो और गांव इनका समुचित उपयोग करे, साथ में ये भी ज़रूरी है कि गांव के इसके ऊपर इनके हकूक़ क्लियर हों, टेन्यूरल राइट्स क्लियर हों। यदि वो होंगे तो गांव अच्छा बेहतर प्रबंधन करेगा। ये हम आज जिस लोकेशन में हैं ये ग्राम भटगांव है। भटगांव और बंदरिया दोनों के बीच में 2002 में ये बनाया गया है और ये इसका जो कैचमेंट एरिया जहाँ का पानी आता है ये एकदम वर्षा का ही पानी, इसमें स्रोत नहीं है, वर्षा आधारित है और ऊपर 50 से 60 हेक्टेयर के एरिया से जो है इसका पानी एकत्र होता है और ये जो बांध का एरिया है ये 13 हेक्टेयर का है। इसमें से जो लाभान्वित गांव हैं भटगांव है, नीचे भरद्वारा है, भरद्वारा माल रैयत, पाड़र पानी, और ये जो सबसे बड़ी इस बांध की खासियत है वो एक बड़ी नदी का जो उद्गम स्रोत भी है जिसको गौर नदी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है पहले जो प्रबंधन की व्यवस्था थी वो बाहरी लोगों के द्वारा की जाती थी। मछली पालन और इसका जो भी रखरखाव है वो अपने तरीके से बाहर के लोग करते थे, लेकिन पिछले 2013-14 से गांव के ही लोगों के द्वारा सहकारी समिति बना के और इसमें मछली पालन का कार्य जो है किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम हमारा FHFI रहा उस पर भी जो केंद्र बिंदु में हमारे रहा, केंद्र बिंदु में प्रबंधन के साथ साथ उनके अधिकारों के बारे में हमने ज़्यादा ध्यान दिया। गांव का मैनेजमेंट सुधारने के लिए पहले गांव के अधिकारों की बात हो, इस बात पर काफ़ी काम होगा। मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में तो उतनी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन जो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो पहले से जो एक स्ट्रक्चर था उसमें लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डायलॉग काफ़ी बढ़ा। इस दौरान उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की। कई गांव में तालाबों के ऊपर लोगों का अधिकार जो है उसको स्ट्रेंथ मिली है इस कार्यक्रम में। कई जगहों पर जहां पर लोगों ने जंगल को बचाना शुरू किया वहां पर जंगलों ने उनकी थाली में भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही कई जगहों पर जहाँ पर लोगों ने तालाब को बचाना शुरू किया या तालाबों में कोऑपरेटिव्स बनाए तालाबों को चलाने के लिए, तो वहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि उन्होंने उनकी प्लेट में भी उससे फिश का आना शुरू हुआ। तो ये सारे लिंकेजेस जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स लिंकेज हैं, ऑर्गेनिक लिंकेजेस हैं जो गांव के जीवन में होने चाहिए और उस सब के पीछे एक राइट्स बेस्ड एक फ्रेमवर्क कहीं होना चाहिए जिससे कि ये तय हो जाए कि लोगों से लोग जिसका आज उपयोग कर रहे हैं वो उनसे छिनेगा नहीं। अगर हम समिति के माध्यम से चयन अगर उस जगह में प्लानिंग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि सबके सलाह से जो है कोई भी काम होगा तो अच्छा मजबूती रहेगा। ऐसे मेड़ बंधान जो किसान भाई के खेतों में जो है मेड़ बंधान कार्य कराना है, फलाने हितग्राही का जो है मेड़ बंधान आया है, जैसे पंचायत में एजेंटा
जो भी उसका सूची में नाम आए तो पहले वो जो है कि भाई मेरे यहाँ जाके थोड़ा सा निगरानी तो देखो कि कौन जगह में मैं मेड़बंधान संतुलीकरण करा सकूं। अपने आप में जैसे वो जो है निचली ज़मीन को जो है वहाँ अगर खुदवाएगा तो मेड़बंधान का मतलब क्या होगा। जैसे जो है जहाँ झील ज़मीन है वो सुधरे ज़मीन में अगर मेड़बंधान कार्य कराता है वो तो नहीं के बराबर है, क्योंकि जो अपने भाठा जो है भाठा एरिया को जो है मेड़बंधान कराना है। ऐसे चयन कौन कर सकता है? समिति कर सकता है कि इस मिट्टी को जो है आप वहाँ ले के रखवाइए और जो है इस जगह में अगर तुम मेड़बंधान काम कराओगे तो ये अच्छे फायदेवार मिली। ऐसा जो है किसान भाई को जो है सब भाई मिलके जो है सलाह दे सकते हैं। अगर अपने मन से अगर वो मेड़बंधान कराता है तो मान लो के बाद वो पैसे के लालच में मान लो के बाद वो 100 खंती का डिमांड है उसका, वो 75 खंती का मिट्टी कार्य करा, नहीं यार इतने में तो बहुत हो गया, बाकी मेरे नाम से हाजिरी डाल दो आप। ऐसे ही चलता रहे, ऐसे चला है ना, ऐसे चला है सर, ऐसे नहीं। तो वो जो है समिति के निगरानी रखने से जो है काम भी अच्छे सही काम होगा और फिर जो है उनका जो है नज़र जिस जगह में प्लानिंग रखेंगे वो अच्छे जो मजबूती रहेगा। इस प्रोजेक्ट की जो मुझे समझ आता है कि संगठन को मजबूत करके जब काम करें तो वो एक लंबे समय तक टिकने वाला काम होता है और वो हमको इस 2-3 साल में दिखाई पड़ा है। और सब जगह नहीं पर कुछ गांव में जहां संगठन मजबूत हो पाए और जहां ग्राम मित्र उसको बेहतर तरीके से कर पाए, तो ये समझ में आता है कि वो एक लंबे समय तक टिकने वाला काम भी है। और जहाँ सर्विस डिलीवरी को लेके ज़्यादा काम हुआ, वो काम तो हुआ और पर वो यहीं रुक जाने वाला है। उसके लिए भी अगर संगठन मजबूत करने की प्रोसेस चलाएं। इस कार्यक्रम में एक चीज़ जो मैंने बहुत करीब से महसूस की कि महिलाओं में आमतौर पे कहीं भी होता है कि महिलाएं अपने को लेकर बहुत लापरवाह होती हैं और ख़ास तौर से स्वास्थ्य के मामले में। वो यहाँ भी है, मंडला में भी ऐसा ही था। हमें लगा था कि आदिवासी इलाके में थोड़ा फ़र्क होगा पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। महिलाएं यहाँ भी अपने को लेकर लापरवाह, ख़ास तौर से स्वास्थ्य के मामले में। तो जो भी पोषण आहार या पौष्टिक रह पाने के तरीके हैं उसको इस्तेमाल करने में उनका कोई रुचि दिखाई नहीं पड़ती थी। तो इसीलिए जो आंगनवाड़ी की सेवाएं हैं उसका उपयोग भी महिलाएं नहीं कर रही थी। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवहार कई तरह के ऐसे थे जो जिनमें वो बहुत लापरवाह थी। वो इस दौरान हम कुछ हद तक कर पाए कि उनमें स्वास्थ्य व्यवहारों का थोड़ा बदलाव आया, अपने को लेके एक चिंता उनमें जागी है ताकि वो अपने स्वास्थ्य का कुछ ख्याल रख पाएँ और साथ ही बच्चों के पोषण का भी ध्यान रख पाएँ। सबसे पहले हम लोगों की ट्रेनिंग हुई मंडला में ट्रेनिंग होने के बाद हम लोगों को फिर आंगनवाड़ी का काम दिया गया। आंगनवाड़ी में देख कि बच्चों को मेनू के आधार पे खाना मिलता है या नहीं करके, तो हम लोग आंगनवाड़ी में जाकर देखते थे कि यहाँ पहले तो नहीं खिलाते थे मेनू के आधार पे खाना, और हम लोग महिलाओं के साथ जाकर हम लोग कई बार देखे कि यहाँ पर मेनू के आधार से दिया जाता है खाना का नहीं ऐसे करके, तो नाश्ता भी नहीं देते थे। फिर हम लोग कई बार जाने लगे और महिलाओं के साथ लेकर, तो वहाँ पे मेनू के आधार पे अभी खाना दिया जाता है। और हाथ धुलाई का काम भी नहीं करते थे, बच्चों लोगों का हाथ नहीं धुलाते थे। फिर बच्चों को फिर अभी भी हाथ धुलाई का कार्यक्रम चलता है, पहले तो ऐसे ही खिला देते। महीना में मंगलवार के दिन हम लोग गर्भवती महिला, धात्री महिलाओं को दूसरा मंगलवार वहाँ पे टीकाकरण भी होता है। और स्वास्थ्य समिति की बैठक भी नहीं होती थी, वहाँ हम लोग स्वास्थ्य समिति की बैठक भी रखे। कितना वजन था उसका? 7 किलो 900 ग्राम। हाँ, अभी कितना हो गया? 8 किलो खो गया है। 8 किलो हो गया। ये एक प्रयास है, अब इसको आगे बढ़ाना है। और हम लोग जीपीएस मशीन से रीडिंग लेते हैं। ये जीपीएस मशीन अक्षांतर और देशांतर दिशा बताता है कि कौन से दिशा में है।
तो हम उसके आधार पे हम कुआं की रीडिंग करते हैं, फिर मीटर से उसका नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद फिर हम पानी का लेवल देखते हैं कि इसमें कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो हम ऐसी जगह देखते हैं कि उसकी ऊपरी सतह में कुछ रोजगार गारंटी द्वारा कुछ काम हो इसमें, तो इसमें पानी का लेवल बढ़े, और पानी का लेवल उससे बढ़ेगा तो हमारे गांव को फायदा होगा। अब जब ये हम लोग इस कार्यक्रम में 3 साल लगा चुके हैं, तो मुख्य चुनौतियां जो दिखाई देती है काम की, एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो नीतियां हैं जो इस किस्म के कार्य को बल दे रही थी, उनमें ठहराव नहीं है। वो नीतियों में बार बार बदलाव होने की वजह से ग्राउंड लेवल तक उसका इम्प्लीमेंटेशन पे असर पड़ रहा है। लोग हतोत्साहित भी होते हैं एक बार उनकी तैयारी हो गई पूरी, और फिर उसके बाद भी यदि उनको अपने अधिकार प्राप्त नहीं होते तो थोड़ा सा उनको हताशा महसूस होती है। तो उस हताशा से निकालना एक बड़ा चुनौती जो है वो बना रहेगा इस कार्यक्रम के लिए। दूसरा एक जो बड़ा जो चुनौती है जो कि इंटरनल है, वो ये कि कैसे हम लोग देखते रहें चीज़ों को, वो नज़र अपनी बनाएं जिससे जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें हासिल हो सकती हैं और जो चीज़ें गांव में ही हैं वो कम से कम सुधरें। अब वो तालाब की मछलियों से लेके गांव के बगीचों के आम के पेड़ों तक कुछ भी हो सकता है। ऐसा बहुत कुछ है जो गांव के संगठनों के कब्ज़े में है, लेकिन वो चीज़ें यदि शायद हम पकड़ पाएँ तो वो आगे के समय के लिए हमको बल मिलेगा।